चुनाव प्रभारी नहीं बल्कि राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा। और वह इकलौते भाजपा के ऐसे नेता हैं 3 राज्यों के, 4 राज्यों के संदर्भ में, जो चुनाव प्रभारी भी थे और राज्य के प्रभारी भी थे। नाम है ओम माथुर। सफलता और ओम माथुर एक दूसरे के पर्याय रहे। ऐसे इतिहास लेकर आए थे, बताते भी थे हमें। तब हम सोचते थे कि ठीक है, इतिहास रहा होगा पर वर्तमान थोड़ी होगा। उन्होंने वर्तमान भी बना दिया। तो ऐसे इस जीत के शिल्पकार ओम माथुर जी हमारे साथ हैं। ओम माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है, आपका इतिहास यहाँ पर भी उसी कंटिन्यूटी में रहा। ये मेरा इतिहास नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का इतिहास है। और इसके साथ साथ 2014 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजनाएं शुरू की है जी। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ कोई न कोई सीधी राशि जी। किसी न किसी निमित्त, यानी 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त अनाज देना, महिलाओं के लिए सोचना, पुरुषों के लिए सोचना, युवाओं के लिए सोचना। और पहले भाषण में 14 में उन्होंने कहा था, इस देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ। मेरी सरकार पूरे देश का समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग के साथ काम करेगी। तो ये सारे परिणाम मिलकर के, और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ता का, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, उसने जो कहा वो किया। जितनी मेहनत हमने करवाई वो मेहनत की और उसी का परिणाम है। और कुल मिलाकर के 5 साल जो इनको सरकार मिली भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उस भूपेश बघेल की नेतृत्व की सरकार ने स्वयं का, स्वयं के परिवार का और स्वयं के पार्टी का सोचने के अलावा समाज जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा। और हमें, जब मैं साल भर पहले आया तो मुझे निश्चित अनुभव था कि छत्तीसगढ़ के समाज जीवन का कोई वर्ग आज इस वर्तमान कांग्रेस सरकार से प्रसन्न नहीं है। उसका हमको लाभ मिला। आपने मोदी जी के संदर्भ में इतनी लंबी बातचीत कह दी, नहीं क्या बताऊं माथुर साहब। आपने साथ में ये बताया कि 2014 में जब से मोदी जी आए, पर क्या बताएं, छत्तीसगढ़ में चुनाव तो 2018 में हुआ था, 4 साल बाद। तो अभी तसल्ली से निपटी थी भाजपा यहाँ पर। उसका कारण रहा होगा ना, उस समय कहीं ना कहीं हमारी भूलें रही होगी। अरे अब तो परिणाम आ गया। उस समय क्या भूल थी ये भी आप खोज ही लिए थे। तो अब तो खुल के बात कीजिए माथुर साहब। मेरा ऐसा है कि सीधा कहना है कि जो काम मुझे दिया जाए, पुरानी बातों क्यों याद रखें। और हमारे यहाँ कहावत है, बीती तई विसाय आगे की सुधले। तो मुझे जो काम दिया है, मुझे जो एक टास्क दिया है, मुझे जो एक चैलेंज दिया है, मुझे जो जिम्मेवारी दी है, तो मैं अगर पुरानी बातों में खोऊंगा तो मेरा 80% समय तो उसी में खो जाएगा। इसलिए मैंने पुराना ध्यान नहीं दिया। मैंने कार्यकर्ता को कैसे सक्रिय करना है, आदरणीय मोदी जी की योजना नीचे तक पहुंची या नहीं पहुंची, और उसके लिए मैंने उदाहरण दिया मोर आवास वाला जी। और ऐतिहासिक रैली आपके चैनल ने भी दिखाई कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, तो हर जगह पहुंचाया। इसके साथ साथ हमने जो फार्म भराए उस समय 8 लाख फार्म हमारा प्रदेश स्तर से लगाकर बूथ स्तर का कार्यकर्ता अगर फार्म भरवाता है, तो बताइए कार्यकर्ता ने परिश्रम की प्रकाष्ठा की कि नहीं की। तो कई बार कार्यकर्ता के परिश्रम की प्रकाष्ठा और हमारा जो केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है हमें, वो सीधा सीधा। कौन सा फार्म ज्यादा काम आया? कौन सा फार्म ज्यादा काम आया? आवास वाला फार्म ज्यादा काम आया या महतारी वंदन वाला फार्म ज्यादा काम आया? फॉर्मूले सब काम आते हैं, खाली एक ही फॉर्मूले से चुनाव। मैं तो फार्म की पूछ रहा हूँ। फार्म आपने एक नहीं भरवाए, 2 फार्म भरवाए। एक आपने मोर आवास का भरवाया, एक महतारी वंदन का भरवाया। फार्म भराने के पीछे सीधी ये भावना रहती है कि हमारा कार्यकर्ता नीचे तक जा रहा कि नहीं जा रहा जी। राजनीतिक परिदृश्य ये बना, और जब से सोशल मीडिया आया है, मुझे कहने में आपके चैनल पे कोई संकोच नहीं कि सोशल मीडिया पे डालो, कोई बात कहने में कब संकोच रहता है। डालो और पूरा करो। तो फार्म भराने के पीछे बिल्कुल एक काउंटिंग होती है कि हमारा बड़ा से लगाकर छोटा का कार्यकर्ता फील्ड में जा रहा कि नहीं जा रहा है। तो फार्म भराने के पीछे हेतु रहता, और हमारे पास परफेक्ट जानकारी आ जाती है। तो परफेक्ट जानकारी भी ली, और फार्म भराने के माध्यम से हमने कार्यकर्ता की भी सक्रियता बढ़ाई, और फार्म भराने के माध्यम से हमने भूपेश सरकार के से नीचे भ्रष्टाचार था उसको भी उजागर करने में हमें सफलता मिली। अच्छा, ईमानदारी से बताइए माथुर साहब, ये भ्रष्टाचार उजागर करने से, मोर आवास का फार्म भरवाने से, महतारी के संदर्भ में घोषणा करने से, इससे आप इस जीत को हासिल किए, या आपको मानते हैं कि आपने भूल सुधार की? किसानों की धान खरीदी के संदर्भ में 2018 में भाजपा ने जो नीति अपनाई थी, 2023 में उस नीति में जो बदलाव किया,
उसने आपको सिर आंखों पर बिठा लिया। मैं न तो पिछली बार वाली बात से आपको सहमत हूं, पहले भी आपके चैनल, खाली धान खरीदी से हमारा सरकार पिछली बार नहीं गई जी। मैं कहता हूं कि एक सामूहिक प्रयास होता है, सामूहिक दृश्य हमको पैदा करना होता है, और जब सामूहिक दृश्य होता है हर एक काम में हर एक चीज का योगदान है। और मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूं जी। अगर हमको ध्यान दिया जाए तो हर छोटी छोटी चीज को भी हमको संभालेंगे तब जीत होती है, किसी एक का श्रेय नहीं होता। और फिर हमारे से सौभाग्य ये है कि 2014 के बाद जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा, अब जैसे मातारी बंधन का फार्म आप बांधते, निश्चित रूप से काम किया, लेकिन युवा के मन में एक स्वाभाविक प्रेरणा जगी कि आज देश में ऐसा मर्द प्रधानमंत्री आया है जिसको दुनिया लोहा मानने लगी है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहने लगा मोदी इज द बॉस, अमेरिका का राष्ट्रपति कहने लगा अगर यूक्रेन और रशिया में कोई समझौता करा सकता है तो देश का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा सकता है। तो ये एक युवा में स्वाभाविक, जो युवा कभी सोचता था कि हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, वो सोचता देश उस ओर बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से युवाओं का, महिलाओं का, विद्यार्थियों का, मजदूरों का, गांव में स्किल इंडिया, कितनी योजना है। मुझे एक योजना बना दीजिए जो हमने गांव को लक्ष्य मान के, गरीब को लक्ष्य मान के, किसान को लक्ष्य मान के, हमने सिर्फ 2000 यानी 6000 रुपये मंथली किसान का किया था। आप लोगों ने मजाक बनाई, लेकिन महसूस हुआ अगर एक परिवार में 6 खातेदार है, 10 खातेदार है, तो हर खातेदार के जुम्मे उसको 6000 सालाना गया है और सीधा गया है। एक वो युग था राजीव गांधी के काल कि जब उसने कहा कि 100 रुपये में रायपुर के भेजता हूं तो मात्र 15 रुपये पहुंचते, 85 रुपये कहाँ जाते मुझे पता नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी ने 14 के बाद व्यवस्था की कि अगर 100 रुपया नहीं 1 रुपया भी भेजा है तो पूरा 1 रुपया उस मेरी वृद्ध माँ के पास जाएगा, उस वृद्ध हमारे बापू के पास जाएगा। और ये व्यवस्था से स्वाभाविक समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग, देश आगे बढ़ रहा है, ये सोच करके हमारी तरफ मतदान किया। अगर धान इतना महत्वपूर्ण नहीं था माथुर साहब, तो ये 25 तारीख को आप बांटने क्यों जा रहे हो सुशासन दिवस पर 2 साल का बोनस जो आपने 15-16 में नहीं दिया था? देखिए, मैं, आपने कहा धान में महत्वपूर्ण सब चीज थी, लेकिन खाली एक ही धान की वजह से हम हार गए जी। मैं इस विषय को कतई नहीं मानता। अच्छा, इसको कितना मानते हैं आप कि जो कांग्रेस ने आखिरी मौके पर अपनी रणनीति में बदलाव किया, और भूपेश है तो भरोसा है कि स्थान पर कांग्रेस है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार किया, ये भूपेश से जो भरोसा डिगा कांग्रेस का, इसने आपकी मदद की या आपकी लिए कठिनाई पैदा की? हमारा नहीं, हमारा होमवर्क और हमारी मेहनत, और हमने जो प्रदेश में वायुमंडल बनाया, कांग्रेस को हमने डिफेंस में लाना पड़ा। वो भरोसा मांगने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ा। पहले खुद मुख्यमंत्री अपना भरोसा मांगा, लेकिन कहा कि मेरा भरोसा नहीं चलने वाला है, तो फिर कांग्रेस का भरोसा मांगने लगे। लेकिन कांग्रेस का भरोसा पूरे देश से उठ चुका है, भूपेश का भरोसा छत्तीसगढ़ से उठ चुका है। ये आज के कल के मतदान ने पूरा करके दे दिया। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ पर वोटिंग तो 7 तारीख और 17 तारीख को हो गई थी और रिजल्ट 3 को आया। ये 17 से 3 तारीख तक का समय आपने काटा कैसे था मात्र? देखिए, मैं तो 17 तारीख से पहले ही चला गया राजस्थान जी। और स्वाभाविक रूप से राजस्थान में, क्योंकि मेरा गृह प्रदेश है, तो लगभग 30-40 सीटों पे घूम के आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि 40 में से 30 सीटें वहाँ भी मैं जीत के आया हूँ। तो ये एक हमारा, और हमको तो अभ्यास है। आप तो उनको पूछिए जिनका पोलिंग 7 को हो गया था जी, और 3 को लगभग 1 महीने। तो ये रूटीन प्रोसेस है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये होता रहता है। कोई अपने देव दर्शन में लग गए, कोई अपने परिवार में लग गया, कोई थकान उतारने में लग गया होगा। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस है। आपके साथ में तो द्वंद्व बहुत है ना, आपके साथ में प्रेम रखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है। तो मैं तो देखिए, मैं भैरू सिंह जी के काल का काम करने वाला व्यक्ति हूँ, लगभग 50 साल हो रहे हैं मुझे। और मैं, मेरा हमेशा द्वार खुला रखता हूँ, और मेरा ड्राइंग रूम है, बेडरूम हर समय भरा रहता है। तो मुझे तो कार्यकर्ताओं में मिलने का आनंद आता है। जितना मुझे कार्यकर्ता मिलता, मैं मिलता हूँ। और आपने साल भर में अनुभव किया होगा कि जो कार्यालय में कोई नहीं था, आज पूरा मेरा चैम्बर हो या ठहरता हूँ जो, पूरा भरा रहता था। और मेरे जीवन का आनंद वही है। तो मैक्सिमम मैं कार्यकर्ताओं में मिलता हूँ, तो मेरे जीवन को एक तसल्ली मिलती है, एक आनंद मिलता है, और उसका मुझे लाभ मिलता है। और छत्तीसगढ़ में भी बहुमत आ गया, राजस्थान में भी बहुमत आ गया, लोगों के बीच में बड़ी चर्चा है, माथुर जी छत्तीसगढ़ में शपथ दिलाएंगे या राजस्थान में शपथ लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ओम प्रकाश माथुर को जो कहेगा वो करेगा। पिछले 50 वर्षों में वही करता आया हूँ, आगे भी वही करता आऊँगा।
और जो मुझे दायित्व देंगे उस दायित्व को निभाऊंगा। मेरी क्षमता, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि के अनुसार जो मुझे काम बताया जाएगा कहूँगा। मैं अपना आप को सदैव पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रखा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में भी आगे रहना चाहता हूँ। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरी पार्टी जिस प्रकार से बढ़ रही है ऐसी बढ़ती रहे और कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता से ऐसी कोई भूल ना हो जिससे मेरी पार्टी का कतई थोड़ा सा भी नुकसान हो। मेरा नेतृत्व तो पार्टी का जो कहेगा वो मैं करता रहूँगा। माथुर साहब अपने आप को बताते तो कार्यकर्ता है और माथुर साहब का तेवर पूरा नेतृत्व का रहता है। किस बात पे यकीन करें? जो तेवर रहता है उसे देखें या माथुर साहब जो बोल रहे हैं उसमें यकीन करें? बेसिकली मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। आज भी मेरे गांव में मात्र 780 वोट हैं जी। और वहीं पढ़ा हूँ, गांव की स्कूल से निकला हूँ, गांव के निकला हूँ, साइकिल से पढ़ने जाता था वहाँ से। तो गांव का व्यक्ति जब गांव से बड़ा होता है, गांव में खेलता है, गांव में मिट्टी में खेलता है, तो तेवर स्वाभाविक रूप से थोड़े तीखे रहते हैं। तो ये व्यक्तियों के पारिवारिक बैकग्राउंड भी होता है, डीएनए भी होता है स्वयं का। वो तेवर तो मैं एज होने के बाद भी रहेगा और जाता जाऊँ तक ही रहेगा, लेकिन पार्टी की निष्ठा से कहीं दाया बाया नहीं होऊंगा मैं। अच्छा चलिए, आपने अपने संदर्भ में तो कह दिया जो पार्टी कहेगी मैं तो उस अनुसार करता रहा हूँ, करता रहूंगा। पर छत्तीसगढ़ में क्या करने जा रहे हैं भैया आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा एक पार्टी का सिस्टम है। अभी हम विजय प्राप्त की है। हमने आज सारे विधायकों को यहाँ बुलाया राम राम करने के लिए। मैं फिर जाएंगे, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निश्चित रूप से जो हमारी व्यवस्था है, कोई ना कोई ऑब्जर्वर भेजता है, ऑब्जर्वर आके विधायक दल की मीटिंग लेगा और मीटिंग में जो भी अपना फैसला होगा वो सुनाएगा। उसके बाद जो होना वो होगा। आपकी तो जीत के साथ में भाषा बदल गई माथुर साहब। जब जीत नहीं हुई थी तब माथुर साहब बोल रहे थे चौंकाने वाला नाम रहेगा, नया नाम रहेगा। अब जीत आ गई तो उसके बाद कहने लगे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वहां पर फैसला होगा। तो मैंने ये थोड़ी कहा था चौंकाने वाला मैं करूंगा, वो चौंकाने वाला भी पार्लियामेंट बोर्ड ही करेगा। नहीं, कुल मिलाकर इस बात पर तो कायम है आप कि नया नाम ही होगा। बिल्कुल नया नाम होगा, एकदम नया नाम होगा। अभी भी कह रहा हूँ, पार्लियामेंट बोर्ड भी चौंकाने वाला नाम ही घोषित करेगा। तो चौंकाने वाला नाम घोषित करेगा। तो जो जीत आपके हिस्से में आई है, इस जीत ने चयन में आपके लिए उलझन पैदा की है या जीत ने आपके लिए उलझन को कम किया है? नहीं, मेरे लिए कोई उलझन नहीं है। मैं ऐसी जीतें बहुत देख चुका हूँ और हार भी देख चुका हूँ जी। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने ऐसी जीतें कई देखी होंगी, पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐसी जीत हमने पहले कभी देखी नहीं। 2003 में जीते, 2008 में जीते, 2013 में जीते। तो इसका पूरा श्रेय मैं कल देख भी रहा था, 3 से लगाकर 18 तक का सारा सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज भी मिला है, सीटें भी सबसे ज़्यादा मिली है। ये मात्र कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारी एकरूपता, सब एकजुट होकर के लगना, छोटा बड़ा कार्यकर्ताओं को काम पे लेना और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जैसे कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की योजनाओं, इस सब का लाभ हमें मिला और उसी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और उस आशीर्वाद के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आने वाली सरकार, निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद पर खरा उतरेगी। पर छत्तीसगढ़ गठन के साथ में आदिवासी वर्ग को महत्व देने की बात बार बार कही जाती है। क्या उम्मीद करें आदिवासी वर्ग को नेतृत्व मिल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन देखा हो जी, और हमने जिस प्रकार से सोशल इक्वेशन और भौगोलिक इक्वेशन किया है, जो आप भी मान चुके हो कई बार, तो मेरा हिसाब से निश्चित रूप से जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 54 सीटें जीती हैं आपने, 90 सीटों के परिणाम आए हैं। कौन से परिणाम ऐसे हैं जो माथुर साहब को चौंका गए, यार ये हार गया और ये जीत गया? जैसे मुझे ये बताया जा रहा था कि भाई सरगुजा में आपके पास कुछ नहीं है, बस्तर में आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने पहले दिन से कहा था कि सरगुजा हमें ऐतिहासिक सफलता देगा और आज पहली बार एकदम 14 से 14 सीट आना, इससे बड़ा क्या हो सकता? सरगुजा पे आपको भरोसा किसके कारण था? सिंहदेवी के कारण? नहीं, भरोसा हमको हमारे वर्क के कारण था जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमने टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने देखा होगा सीतापुर 52 से नहीं जीते, ऐसा बता रहे लोग। उसके बाद मैंने एकदम फ्रेश फौजी को ला करके, लड़के को, इसको जब मैंने उसको परखा, ऐसे ही विश्वास नहीं किया। मैंने कहा तू एक कार्यक्रम कर। आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसे इंटीरियर इलाके में उसको वहाँ के युवाओं ने 26 लाख रुपए कार्यक्रम करने के लिए इकट्ठे करके दिए, जिसमें 100 रुपये भी था और 1000 रुपये भी था। तो मैं मान गया कि इस लड़के में दम है, टिकट दिया। वो 17,000 वोटों से सिटिंग मिनिस्टर को हरा करके जीत के आया।
तो ये जो सारी रणनीति थी, यही बस्तर में 8 सीट जीत के आए हैं 12 में से, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो कौन सा ऐसा नतीजा है, मेरा सवाल फिर से दोहराता हूँ, जो परिणाम आपको हैरत में डाल रहा है? ये भी परिणाम मुझे तो हैरत में एक डालने वाला है कि 1-2 लोग बच गए, ये बच कैसे गए, ये भी हारने चाहिए थे जी। तो ये आपको हैरत में डाल रहा है। एक और रहस्य की बात बताइए सर, आपकी तो सबसे बात होती है, लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कोई बात कर सकता है तो वो माथुर कर सकते हैं, अमित शाह जी से भी बराबरी से कोई बात कर सकता है तो वो माथुर जी कर सकते हैं। तो क्या है, अमित शाह जी चुनाव प्रचार में आए थे माथुर साहब, वो 2 जगह पर बोल कर गए, एक ओपी चौधरी के लिए कि इसको विधायक बना दो, बड़ा आदमी हम बना देंगे, और एक विष्णुदेव साय के लिए। ये बड़ा आदमी का मायना क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर लीडर बोलता है तो कोई ना कोई रहस्य, अब अमित शाह जी बोले तो ये तो आपको उन्हीं को प्रश्न करना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जिताने के लिए, जिताने की बात ले रहे हो, जो अच्छे लोग हैं उनको। और देखिए, आगे जब एमएलए बन जाए तो क्या बड़ा आदमी नहीं बना क्या? वो नहीं, बहुत बड़ा आदमी नहीं बना माथुर साहब। अमित शाह जी बोलकर गए, विधायक तुम बना दो, बड़ा आदमी हम बना देंगे। तो विधायक बड़ा आदमी नहीं है, ये तो अमित शाह जी बता के गए। इंतजार करिए फिर जी, उनके निर्णय का इंतजार करिए। अरे हम तो उनके साथ जो उठते बैठते हैं, उनके साथ रणनीति बनाते हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का है और वो निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ही करेगा। अमित शाह जी भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में है और वो बैठ करके निर्णय करेगा। जो भी निर्णय करेगा यहाँ का कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेगा। चलिए अब आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं, क्योंकि आपके साथ मिलने के लिए बहुत लोग हैं। अब ये जीत तो आपको मिल गई, इस जीत के साथ में कोई दायित्व बोध भी आपके अंदर आ रहा होगा, जिस प्रकार का जनादेश मिला है। किस दायित्व बोध के एहसास के साथ वो माथुर जी इस समय छत्तीसगढ़ में? मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमारी एक बहुत अच्छी, निष्पक्ष, निर्लेप, निर्मोह सरकार चले, छत्तीसगढ़ को उन्नति के शिखर पर ले जाए, 5 साल में ऐसा कार्यक्रम करे कि आम जनता के हित की बात करे, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का संगठन भी इतना मजबूत हो कि कोई बूथ ऐसा नहीं छूटे जहाँ हमारी टीम खटित नहीं हो। और मैं मानता हूँ ये 5 साल हमको जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, तो हम जनता के आशीर्वाद पे खरे उतरे, और खरे उतरने का मतलब यही होगा कि हम छत्तीसगढ़ के सर्वत्र विकास का चिंता करें। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम नक्सलवाद की है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। टूरिज्म की अथाह भंडार है, उसको कैसे किया जाए। माइंस और मिनरल्स का इतना भारी संग्रह है, क्यों नहीं, मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ तो पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर बन सकता है। तो हमारी सरकार, आने वाली सरकार जिसके भी नेतृत्व में बने, वो इसको प्राथमिकता के आधार पर हर गरीब का कल्याण, हर घर तक हमारा विकास पहुंचे, इसकी चिंता करे, और संगठन भी हर घर तक पहुंचे, इसकी हम सब लोग चिंता करें। मेरे मन की अपेक्षा यही रहेगी कि हम सब लोग मिलकर के छत्तीसगढ़ को इस देश के नक्शे पर उभार के लाएं। तो माथुर साहब का छत्तीसगढ़ में काम खत्म हो गया, या माथुर साहब को लगता है अभी छत्तीसगढ़ में काम करना बाकी है? कहेगी अभी तो प्रभारी हूँ, चुनाव प्रभारी वाला काम जरूर खत्म हुआ है, लेकिन प्रभारी हूँ, प्रभारी के नाते अब मुझे यहाँ रखते हैं और कहीं भेजते हैं, कई प्रदेशों में भेजा है। तो ये निर्णय पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो करते हैं। जो भी कहेंगे मैं करता रहूँगा, यहाँ काम करने का कहेंगे यहाँ भी करता रहूँगा। जैसे आप लोगों से मिला हूँ वैसे लगातार मिलता रहूँगा, और कहीं जाएंगे वहाँ जाता रहूँगा। वो समाज जीवन में एक जाति है ना, घुमक्कड़ जाति, रेगल टेगल, तो मैं एक घुमक्कड़ जाति का प्राणी हूँ, तो घूमता रहूँगा जहाँ कहेंगे वहाँ। तो कुल मिला के चरवेती वो माथुर जी अपने संदर्भ में ये बात बता रहे हैं, जो पार्टी के द्वारा समय समय पर दायित्व दिया जाएगा वो उसे निभाते रहेंगे। पर छत्तीसगढ़ में जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसके साथ उन्हें दायित्व बोध है। उन्हें लगता है उन दायित्वों की अपेक्षा के अनुरूप सरकार अगले 5 साल तक काम करेगी। नेतृत्व के संदर्भ में उनका कहना है कि जल्द ही पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर इस संदर्भ में निर्णय लेगा, जैसे ही वो निर्णय होगा उसका क्रियान्वयन होगा। तो माथुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच समय निकालने के लिए। और दोस्तों, आज के इस चुनावी संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।